नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भूस्खलन क्यों होता है और वायनाड में त्रासदी किस वजह से हुई, आज हम इसी विषय को देखेंगे। इसको शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 में दुनिया भर में भूस्खलन की घटनाएं आम होते जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ने के साथ ही इनकी आवृत्ति भी बढ़ रही है। केरल में बागानों में खेती और अत्यधिक भारी बारिश ने वायनाड त्रासदी में योगदान दिया है। दोस्तों, इस वर्ष दुनिया भर में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, जैसे कि जनवरी में चीन के युन्नान से लेकर मई में पापुआ न्यू गिनी तक, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए, तथा जुलाई में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप और केरल के वायनाड तक। वायनाड जिले के मेप्पाडी में भूस्खलन की श्रृंखला में मरने वालों की संख्या शनिवार 3 अगस्त की रात में 361 तक पहुंच गई और कम से कम 240 लोग अभी भी लापता हैं। करीब 200 लोग घायल हैं। दोस्तों, भूस्खलन को सूखे, तूफान या बाढ़ जितना विनाशकारी नहीं माना जाता है। इनका अध्ययन भी कम किया जाता है क्योंकि ये स्थानीय घटनाएं हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ने के साथ साथ इनकी आवृत्ति बढ़ रही है और ये जीवन और आजीविका को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में भूस्खलन की कितनी संभावना है। भूस्खलन के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में से लगभग 8% भारत में होती हैं और 2001 से 2021 की अवधि के दौरान भूस्खलन के कारण 847 लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोग विस्थापित हुए। यह जानकारी इस घटना पर काम करने वाली मद्रास की एक टीम ने दी है। हालांकि टीम ने कहा कि बड़ी संख्या में मौतों के बावजूद 2013 के केदारनाथ भूस्खलन और बाढ़ तक भारत में भूस्खलन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। आईआईटी मद्रास की टीम ने मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके उच्च रिजोल्यूशन वाला भारत भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र ILSM विकसित किया है। मित्रों, IITM की शास्त्र पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार ILSM से पता चलता है कि देश का 13.17% हिस्सा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, जो पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है, और 4.75% क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। सिक्किम में सबसे बड़ा भूभाग 57.6% भूस्खलन प्रवण है, जबकि हिमालय के बाहर केरल सबसे संवेदनशील राज्य है, जिसका 14% से अधिक भूभाग बहुत उच्च संवेदनशीलता श्रेणी में है। दोस्तों, पेपर में कहा गया है कि ओडिशा के आसपास पूर्वी घाट के कुछ क्षेत्र भी अति संवेदनशील हैं, जो पिछले अध्ययनों में छूट गए थे। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा संवेदनशील क्षेत्र 31,845 वर्ग किमी है, जिसे अन्य मॉडल भूस्खलन पर डेटा की कमी के कारण छोड़ गए थे। 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश भर में भूस्खलन के हॉटस्पॉट की पहचान करते हुए भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया। एटलस में सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में हिमालय और पश्चिमी घाट शामिल थे। दोस्तों, भूस्खलन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। भूस्खलन प्राकृतिक घटनाएं हैं जो आमतौर पर खड़ी ढलानों वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। भूस्खलन के दौरान बड़ी मात्रा में चट्टान, बोल्डर, ढीली मिट्टी और मलबा ढलानों और पहाड़ियों से लुढ़कते हुए बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं और अक्सर वनस्पति या इमारतों को अपने साथ बहा ले जाते हैं। भूस्खलन को कंडीशनिंग कारकों और ट्रिगरिंग कारकों के कारण माना जाता है। परिस्थितिजन्य कारक मिट्टी की स्थलाकृति, चट्टानों, भूआकृति विज्ञान और ढलान के कोण अन्य कारकों से संबंधित है। ये कारक देश के कुछ हिस्सों को अन्य भागों की तुलना में भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। ट्रिगरिंग कारक तीव्र वर्षा और मानवशास्त्रीय गतिविधियां हैं, जैसे कि भूमि उपयोग में विचारहीन परिवर्तन, सड़क और पुल निर्माण, बेतरतीब और अवैज्ञानिक निर्माण और बड़े पैमाने पर वनों का विनाश। दोस्तों, चलिए जानते हैं
कि केरल के मामले में ये व्यापक कारक कैसे लागू हुए। कोच्चि स्थित कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उन्नत वायुमंडलीय रडार अनुसंधान केंद्र ACRR के निदेशक एस अभिलाष ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वृक्षारोपण के लिए पेड़ों की कटाई केरल में भूस्खलन में योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि केरल में होने वाले ज्यादातर भूस्खलन बागानों के आसपास हो रहे हैं, जो एक और प्रमुख ट्रिगरिंग कारक की ओर इशारा करता है। मोनोक्रॉपिंग जैसी कृषि गतिविधियां, जिसमें बड़े देशी पेड़ जो ऊपरी मिट्टी को आधारशिला तक बनाए रखते हैं, काटे जाते हैं। इन पेड़ों की जगह चाय और कॉफी जैसी बड़ी बागान फसलें उगाई जा रही हैं, जिनकी जड़ें उथली होती हैं। डॉक्टर अभिलाष और उनकी टीम द्वारा 2019 में पुथुमाला में किए गए शोध में, जो उस स्थान के करीब है जहां इस सप्ताह भूस्खलन हुआ था, पाया गया कि कुछ वायुमंडलीय स्थितियों ने क्षेत्र को थोड़े समय में बहुत भारी वर्षा के प्रति संवेदनशील बना दिया था, जिससे भूस्खलन की संभावना बढ़ गई थी। डॉक्टर अभिलाष ने कहा कि हमने 2019 में जो देखा वह यह था कि यह बड़े संवहनीय बादल समूहों के एक प्रकार के मेसोस्केल संगठन के कारण था, जिससे 2 से 3 घंटों में 5 से 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई। इसलिए केरल में इस प्रकार की वर्षा आम होती जा रही है। दरअसल 2 सप्ताह तक लगातार बारिश, जो इस समय सामान्य से 50 से 70% अधिक थी, इसने वायनाड में आपदा के लिए परिस्थितियां तैयार की। इस बारिश ने ऊपरी मिट्टी को भिगो दिया और जब एक दिन बहुत भारी बारिश हुई, जो एक छोटे बादल फटने के समान थी, तो भूस्खलन की घटना शुरू हो गई। दोस्तों, वायनाड आपदा का कारण क्या था? वायनाड केरल के उत्तर पूर्वी भाग में एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। यह एक बड़ा पर्यटन स्थल है। इसकी ढलानें चाय और मसालों के बागानों से ढकी हुई हैं और इसकी घाटियों में चावल के खेत हैं। लेकिन ऊंचाई, ढलानों की ढलान, कठोर चट्टानों के ऊपर ढीली मिट्टी का एक मोटा बिस्तर और भारी वर्षा से बनी छोटी नदियां भूस्खलन के लिए एकदम सही परिस्थितियां बनाती हैं। एस श्री कुमार, एक भूविज्ञानी जिन्होंने आपदा प्रबंधन पर सरकारी निकायों के साथ काम किया है, उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नए निर्माण और सिंचाई के तरीकों ने भी प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को प्रभावित किया है। श्री कुमार ने कहा कि ऊंचे ढलान हैं और लोग ढलान के निचले हिस्से में बसे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक और अधिक बार होने वाली बारिश भी इसमें एक बड़ा योगदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस क्षेत्र में 48 घंटों तक असामान्य रूप से भारी बारिश हुई, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पूर्वानुमानित की तुलना में बहुत अधिक है। दोस्तों, 2011 में पारिस्थितिकीविद और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के तत्कालीन अध्यक्ष माधव गाडगिल ने वायनाड सहित और उसके आसपास की अधिकांश भूमि को पारिस्थितिक रूप से नाजुक मानते हुए जोनिंग से अलग करने की सिफारिश की थी, जिससे विकास गतिविधि में कमी आती। हालांकि गाडगिल रिपोर्ट विवादास्पद हो गई। कुछ सांसदों ने तर्क दिया कि केरल की घनी आबादी को देखते हुए यह बहुत प्रतिबंधात्मक थी और इस योजना को लागू नहीं किया गया। इस सप्ताह की आपदा के बाद से सोशल मीडिया और भारतीय प्रेस से इसे पुनर्जीवित करने के लिए आह्वान किया गया है। अन्य अध्ययनों ने प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों के बहुत करीब निर्माण पर प्रतिबंध लगाने और बाढ़ को कम करने के लिए बरसात के मौसम से पहले फसलों की सिंचाई के लिए अस्थायी बांधों को हटाने का आह्वान किया है। दोस्तों, इस घटना में कई लोगों की जान चली गई है। इसे हल्के में लेना अनुचित होगा। सरकार को इस पर गंभीर होने की सख्त जरूरत है, नहीं तो ऐसी ही घटनाएं आम होती जाएंगी। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।